हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे हिसार इश्क का एपिसोड नंबर 4। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। मशाइम उठ जाओ बेटी, रैन आ गया है। तुम अभी तक सोई हुई हो, क्या जाना नहीं है। मशाइम और ईशा सारी रात बातें करने और मूवी देखने में गुजार चुकी थी, इसलिए वो दोनों ही घोड़े गधे बेचकर गहरी नींद सो रही थी। रेहान पिछले 10 मिनट से लाउंज में बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। वो जल्दी आ गया था क्योंकि जानता जो था जब वो दोनों मैडम एक साथ हों तो उन्हें कोई होश ही नहीं रहता। महविश बेगम उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करके मशाइम के रूम में आई थी ताकि दोनों को उठाकर उनकी अच्छी क्लास ले सके। ना मामा, उठ गई हूँ, बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। उठ ईशा, और कितना सोना है, लेट हो रहा है। मशाइम माँ की गुस्सैली आवाज पर नींद से जागती अपनी बड़ी बड़ी हेजल आंखें पिटपिटाकर बोलती अब ईशा को उठाने लगी थी। जल्दी दोनों बाहर आओ, रैन को सबर को सलाम है जो तुम दोनों के नखरे उठाते हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना तुम दोनों के शौर सीधा कर देंगे। अभी तो माँ का घर है, दिल भर के नखरे उठवा लो, पता नहीं आगे मेरी बच्चियों को ले जाने वाले इतने ही लाड देंगे या नहीं। महविश बेगम मशाइम और ईशा को हल्के फुल्के अंदाज में डांट लगाती आखिर में अफसरदा हो गई थी। मामा क्यों नखरे नहीं उठाएगा, वो XYZ शादी करना आसान थोड़ी है। मामा बाबा को छोड़कर जाना होगा ना, उठाए नखरे, फिर देखना मैंने भी क्या करना है। उसके साथ इतना तंग करूंगी कि मुझे आपके पास वापस आने पर मजबूर हो जाएगा और पता है क्या कहेगा, अपनी हसीन बेटी वापस ले ले। महविश बेगम उस मलका के नखरे उठाना मुझ जैसे नालायक के बस की बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, मशाइम की मस्तियाँ उठते ही शुरू हो गई थी। वह पहले तो सीरियस लहजे में बोलती, आखिर में अपनी आवाज़ को भारी बनाकर अपनी माँ के साथ साथ ईशा को भी हंसने पर मजबूर कर गई थी। और फिर आनी से कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें ये चुड़ैल नहीं चाहिए, इतनी मुश्किलों से तो जान छुड़वाई थी, अब तो इसके साथ आपको गुजारा करना ही होगा। अपनी नालायकी को बेहतर करने की कोशिश करें और मिस मशाइम डी एटीट्यूड क्वीन को अपने पास ही रखें। आयशा भी कहाँ बाज आने वालों में से थी। जल्दी तैयार हो दोनों, अब बाहर आओ, नाश्ता लाजमी करना है। महफिज बेगम मशाइम को फिर से कुछ शरीर सा कहने को बेताब देखकर लफा करने से पहले उन दोनों को सख्ती से कहती बाहर चली गई। मशाइम टाइम देखकर चीख मारती हुई जल्दी से बेड से उतरकर वॉशरूम में घुसी थी। उसका इंटरव्यू 10 बजे होना था, इस वक्त घड़ी 9:30 बजा रही थी। ईशा को यूनिवर्सिटी भी ड्रॉप करना था। वो लोग पहले दिन ही लेट थी क्योंकि उनके अपार्टमेंट से ऑफिस पूरे घंटे के फासले पर था। वो जल्दी जल्दी तैयार होती अपने रूम से बाहर निकली थी। ईशा तैयार होकर रेहान के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वो लोग मशाइम का इंतजार कर रहे हैं जो अपने फाइल्स पकड़े अपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। रेहान अंसारी उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करता मेन रोड पर डाल चुका था। पहले ईशा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना था, उसके बाद वो दोनों ऑफिस जाने वाले थे। रेहान के नंबर पर अहमद की कॉल आ रही थी जो पिक नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो इसे लौट हो जाने पर कितनी बातें सुनाने वाला था। रेहान भाई, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे मुझसे। मशाइम परेशान से लहजे में बोली थी। डोंट वरी, कुछ मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी अहमद को भेज चुका हूँ, उसे बस तुम्हारी ये फाइल चाहिए ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। और शायद आज ऑफिस में ज़्यादा देर के लिए हूँ, इसलिए एक्टिव रहना क्योंकि तुम्हारी अपॉइंटमेंट अहमद कल ही कर चुका है। ये सब ऑफिस के बाकी कोलीग को दिखाने के लिए है। और हाँ मशाइम, हमारी कंपनी का रूल है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, इसलिए अब अटेंटिव रहना है। बॉस कुछ चीज़ों पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। रेहान तेजी से अपने ऑल्टो ड्राइव करता मशाइम को बोल रहा था। ईशा अपने मोबाइल में प्रेजेंटेशन की स्लाइड देख रही थी। चलो जल्दी उतरो, आज तुम्हें बाबा पिक करने आएंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँगा ऑफिस में। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई बाबा को कॉल कर लेना। ईशा रेहान अंसारी यूनिवर्सिटी की गेट के आगे गाड़ी रोकता ईशा को बाहर निकलते हुए देखकर बोला था, ओके भाई। ईशा सॉफ्ट सी स्माइल पास करती मशाइम को ऑल दी बेस्ट बोलकर यूनिवर्सिटी की जाने बढ़ रही थी जबकि रेहान और मशाइम जा चुके थे। ईशा अपने मोबाइल में मसरूफ स्लाइड सीखती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि उसका सर किसी की पुश्त से टकराया था। आउच, वो अपने सर को मसलती सस्ती को देखने लगी जो उसके कराने पर फौरन उसे पीछे मोड़ा था। आपको तमीज़ नहीं है, बीच रास्ते में खड़े हो गए हैं, सारा मूड ही ख़राब कर दिया। अब प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं होगी मेरी। वो अपनी स्याह आंखों में खौफ की लिए और सख्त लोहेनुमा वजूद की हनी कलर की आइज़ में देखकर बोली थी। आग खानजादा तो जैसे अपनी जगह फ्रीज हो गया था। वो शांदे को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आया था, उसकी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की थी क्योंकि आज उसके साथ गार्ड्स भी थे। उसने यहाँ से एक ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन ये क्या हो गया था जिस लड़की के पीछे उसने पूरा लाहौर छान मारा था। कहाँ कहाँ उस हसीना को नहीं ढूंढा था जो आज खुद ही उसके पास चली आई थी, उससे मिल गई थी। शायद उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। आई एम रियली सॉरी। हाथ खानजादा अपनी गलती ना होने के बावजूद उसके नाराज चेहरे की तरफ देखता हुआ माज़रत ख्वाह अंदाज में बोला था।
इट्स नॉट ऑल राइट, क्योंकि मेरा सर दुख रहा था। आप जैसे लोहे से टकराकर आइंदा बीच में खड़ी नहीं होना। मेरी तरह किसी और का भी सर फट सकता है। ईशा अपनी गलती होने के बावजूद अहद को इस तरह बातें सुना रही थी जैसे वो जानबूझकर उसके रास्ते पर आ खड़ा हो गया था। आ जाए, मैं आपकी बैंडेज करवा देता हूँ। कहाँ से खून निकल रहा है? अहद उसकी बातें सुनकर अपनी हंसी बमुश्किल कंट्रोल करता अपने लहजे में शर्मिंदगी लिए बोला था, नो थैंक्स, मुझे आपसे कोई सर्विस नहीं लेनी। ईशा अंसारी अपने बाबा की प्रिंसेस है। वो उसे भरम दिखाती हुई अपने बालों को झटकती यूनिवर्सिटी से गेट से अंदर इंटर हो गई थी। अहद को उसे देखता ही रह गया। मिस पटाखा, दी ड्रामा क्वीन, मजा आएगा आपके साथ। ईशा अंसारी। अहद अपनी आंखों में शेड्स लगाता अपनी गाड़ी की जाने बढ़ गया था। अब वो बासानी उसे तलाश कर सकता था। वो उसकी बहन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अपना नाम खुद ही बताकर जा चुकी थी। कैप्टन अहद खानजादे के लिए अब उस तक पहुंचना मुश्किल ना था। इंशाल और रेहान ऑफिस की पार्किंग में पहुंचे ही थे जब रेहान की नज़र ब्लैक चमचमाती हुई लैंड क्रूजर पर पड़ी। ओहो, जल्दी करो इंशाल, बॉस तो आज टाइम से पहले ही पहुंच गए हैं। अब तो मेरी खैर नहीं, मैंने उनके आने से पहले कुछ फाइल्स का डेटा क्लियर करना था। रेहान घड़ी में टाइम देखता अफसोस से बोल रहा था। उनका ऑफिस टाइम 9 बजे का था और वो लोग 10:30 बजे ऑफिस पहुंच रहे थे। इंशान को वाकई में घबराहट होने लगी थी। और यार, अहमद ने कॉल्स भी किया और मैसेज भी, जल्दी आ जाओ अंदर। और हाँ भी, कॉन्फिडेंट रहना, वरना बॉस ने इंटरव्यू से पहले किक आउट कर देना है। रेहान ऑफिस के अंदर दाखिल होता अपने साथ साथ कदम उठाती मशाइम को देखकर बोला था। मशाइम को तो घबराहट से ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। रेहान भाई, एक बात तो बताएं, क्या आपके बॉस कोई जल्लाद है क्या जो आप इतना डर रहे हैं और मुझे भी पैनिक होने पर मजबूर कर रहे हैं? मशाइम को बॉस पर शदीद गुस्सा आया था। रेहान भाई, एक बात तो बताएं, जिसने एम्प्लॉयज़ पर अपनी अच्छी खासी दहशत बिठाई हुई थी, जल्लाद से भी कहीं ज़्यादा है। रेहान मध्यम आवाज़ में बोला था। वो अहमद को दांत पीस कर अपनी तरफ आते देख चुका था। अच्छा, आप ये कहने का मतलब है सुपर जल्लाद? मशाइम हंसते हुए बोली थी। उसको अब जल्लाद से मिलने की क्यूरियोसिटी होने लगी थी। चुप करो, किसी ने सुन लिया तो? कहाँ रह गए थे तुम? रियाज बॉस पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अब तो उनका गुस्सा पीक पर पहुंच चुका है। रेहान, जो मशाइम को खामोश रहने की तलकीन कर रहा था कि अहमद उनके पास पहुंचकर अफसोस से बोला था, अच्छा यार, मैं बॉस के पास जा रहा हूँ। ये है मेरी कज़न मशाइम सालार। हेलो मिस मशाइम, मैं अभी आपका इंटरव्यू लेता हूँ। आप वहाँ लेफ्ट साइड वाली गैलरी में बने फर्स्ट रूम में मेरा वेट करें। अहमद मशाइम को सही सी अंदाज में कहता रेहान के साथ आगे बढ़ गया था, जबकि मशाइम अहमद के बताए हुए इंटरव्यू रूम में चली गई थी। कुछ देर बाद उसका इंटरव्यू होना था। मैं आई कम इन सर। रेहान मतलूबा ऑफिस में जाकर अंदर जाने की इजाज़त तलब करने लगा। और रेहान, वो अपनी भारी रोबदार आवाज़ में बोलकर रेहान को अंदर आने की इजाज़त दे गया। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं आज लेट हो गया, लेकिन मैं फाइल मेरी टेबल पर रखो और अपने केबिन में जाओ। वो विंडो से बाहर देखता हुआ बोला था। सर, आई कैन एक्सप्लेन कि मैं क्यों आज लेट। अहमद ने मुझे बता दिया है कि तुमने आज की हाफ लेवली हुई थी और तुम सिर्फ इन फाइल्स की वजह से आज आए हो। शहरयार खानजादा अपने चेयर पर आकर बैठता रेहान को देखकर बोला था, जो हक्का बक्का अहमद को देख रहा था, यानी वो उसे आज शहरयार के गजब से बचा चुका था। वो मजीद कुछ कहे बगैर उसके ऑफिस से निकल गया। सर, मैं जाऊँ? आपके लिए एडिशनल पीए का इंटरव्यूज देने हैं। मैंने बहुत सी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नीड है इस पोस्ट की। अहमद, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि मुझे फीमेल पीए की बिल्कुल भी नीड नहीं। अपने ऑफिस में जब मेरे आसपास है, डोंट ब्रेक माई रूल्स। शहरयार फाइल्स को एक साइड पर रखते हुए अहमद को देखते हुए बोला था, सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ऑफिस में एक पीए रख लें। पिछली बार हमने मेल रखा था, आपको याद है ना? उसने किस तरह हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक की थी। फ्रेश फीमेल कैंडिडेट इसलिए हायर करने का बोल रहा हूँ आपको कि वो जल्दी सब कुछ समझ जाएंगी और अपने काम से काम। अहमद, लीव फ्रॉम हेयर नाउ। मुझे फिलहाल फाइल्स रीड करनी है। तुम अभी जाओ, इंटरव्यू फाइनल करो। जो भी अच्छा इंटरव्यू दे उसे सेलेक्ट करके मेरे पास फोन भेजना और कोशिश करना कि फीमेल ना हो। शहरयार खानजादा अपने मोबाइल पर आती परवशा खानम की कॉल देखकर सरसरी लहजे में अहमद से बोला था। उसके लहजे में एक अजीब सी परेशानी थी जो अहमद नोट कर गया था, लेकिन वो मजीद कुछ कहकर अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता था, इसलिए जाना ही मुनासिब समझा। जी मोरे, कहें, आपने इसका फ़ोन किया मुझे? शहरयार के लहजे में एहतराम के साथ साथ फिक्र भी थी। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि मेरा बेटा इतना बदतमीज़ क्यों हो गया है, जो अपनी मोरे मोरे से जुड़े रिश्तों का एहतराम भी भूल गया है? परवशा खानम के लहजे में नाराजगी थी। आप क्या कहना चाह रही हैं मोरे? शहरयार खानजादा सब कुछ समझकर भी अनजान बन गया था। कल तुमने अपनी आनी से बदतमीजी की है और उनसे भी ज्यादा अपने मामू से। तुम कौन होते हो रिश्ते खत्म करने वाले? परवशा खानम के लहजे में एक दर्द की रमक वाज़े हो रही थी। मोरे, मैं आपका शहरयार हूँ जो सही गलत का फर्क जानता है। आपके हर फैसले पर आपके साथ खड़ा रहा हूँ तो फिर अपनी बहन तो
तुम मुझे दिया हुआ वादा तोड़ चुके हो शहरयार, अंशाल को मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। अगर हाशिम लाला आप कबूल ना करें उससे, लेकिन मैं कबूल कर चुका हूँ बाबा जान को, आप ना सही लेकिन मैंने जवाब जरूर देना है। मैं लाला हूँ अंशाल का, 27 साल उसे दूसरे के आसरे पर छोड़कर पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे अब पटेरे में खड़ा ना करें। शहरयार का लहजा बिल्कुल धीमा इल्तिजाया था। वो लड़की मुझे तुम्हारे बाबा की बेवफाई का सबूत नजर आती है, तो मुझे क्यों नहीं समझ रहे शहरयार। पलवशा खानम का लहजा भीगने लगा था। मैं आपसे ऑफिस के बाद आकर मिलता हूँ। वो आपके पास आए तो आप उसे धुतकारिएगा नहीं, क्योंकि मैं लाया हूँ उसे, वो खुद नहीं आई। मोरे अपना दिल बड़ा करें, बाबा जान को कभी माफी नहीं मिलेगी तुम्हारे बाबा को मुझसे। पलवशा खानम रोते हुए फोन बंद कर गई थी। वो उन इज्जतनाक लम्हों को फिर से याद करने लगी थी जो उनका सब कुछ छीन चुके थे। मिस मशाइम सालार, आपको मैं तमाम रिक्वायरमेंट्स बता चुका हूँ और यकीनन मुझसे पहले रयान ने सब कुछ ही बता दिया होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी हो गया, लेकिन शहरयार सर के अप्रूवल के बगैर मैं आपको अपॉइंट नहीं कर सकता। इसलिए सर आप यहाँ मुझे बुला लिया होता। अहमद जो मशाइम का इंटरव्यू लेने के बाद उसे शहरयार के स्ट्रिक्ट वे में फीमेल हायर ना करने का बताने वाला था कि वो शहरयार खानजादा को अपने ऑफिस में आते देखकर अपने चेयर से उठ गया। मशाइम का दिल तो एकदम से रूम में फैलती हुई खुशबू से बंद हो गया था। ये महक उसने कल बहुत करीब से महसूस की थी, लेकिन कब उसे याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त उसे अपॉइंट ना होने की टेंशन खा रही थी। उसे ये जॉब हर हाल में चाहिए थी। अपनी मामा की माली मदद करना चाहती थी। वो उसके बाबा की दवाइयों का खर्चा, उसने अपनी फीस भी पे करनी थी। एक साथ इतना सब कुछ उसके दिमाग को घुमा कर रख गया था। वो अपना सर पकड़े बैठी थी। अहमद मैं जा रहा हूँ, जो भी काम पेंडिंग पड़े वो मुझे मेल कर देना। शहरयार खानजादा को इस वक्त अपनी मोरे के पास जल्द पहुंचना था, क्योंकि वो जानता था कि उनकी हालत खराब होने वाली है और उन्हें उसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। ओके सर, ये है वो कैंडिडेट जिन्हें जॉब की नीड है। मैंने आपको उनके पास ही भेजने वाला। तुम एग्रीमेंट साइन करवा कर मेरे ऑफिस में रख देना। ये कल से काम पर आ सकती हैं। अहमद से दरवाजे से बाहर जाता देख फौरन से बोला था। मशाइम का दिल धक धक कर रहा था। वो एक बार भी पलटी नहीं थी, घबराई सी चेयर पर बैठी थी। उसकी पुश शहरयार खानजादा की तरफ थी। शहरयार खानजादा अपने मखसूस रूपदार बॉसी टून में बोलता चला गया था। मशाइम को उसकी आवाज में रूप अजीब सा लगा था, जैसे पहले कभी सुना हो। वो जब तक मुड़ी शहरयार खानजादा जा चुका था। टेंशन से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और अब एक खुशी सी थी। कंपनी के सीईओ ने उसे हायर कर लिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस मशाइम, अब आप अपना एग्रीमेंट साइन कर दें और कल से एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाइएगा। आजकल बॉस बहुत एक्टिव हैं, वो 9 बजे ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। आप एक बार बॉस से अपना एग्जाम्स का स्केड्यूल लाजमी शेयर कर लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपकी ड्यूटी असाइन करूंगा। अहमद प्रोफेशनल वे में बोलता। मशाइम से एग्रीमेंट साइन करवा चुका था। वो भी एग्रीमेंट पढ़ी बगैर ही साइन कर चुकी थी। शहर के जाते ही रेहान अहमद के ऑफिस आ गया था। भाई अब मुझे वाकई वाली भूख लगी है, आप मुझे घर ड्रॉप कर दें, क्योंकि बॉस ने कल से आने को कहा है और आज मैं घर जाकर अपनी नींद पूरी करना चाहती हूँ। मशाइम मोबाइल पर ईशा को टेक्स्ट करके अपने अपॉइंट होने की गुड न्यूज़ देती रेहान से बोली थी, ओके तुम्हें ब्रेक टाइमिंग में ले जाऊंगा, वैसे भी मेरी आज हाफ लीव है। रेहान अहमद को देखकर हंसते हुए बोला था, आइंदा लेट हुआ तो देख लेना, किक आउट करवा दूंगा। अहमद मशाइम की फाइल में मौजूद तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखकर शहरयार के ऑफिस में जाने के लिए उठा था, जबकि रेहान और मशाइम बातों में मसरूफ रेस्टोरेंट डिसाइड कर रहे थे। उनका मूड ईशा को उसकी बड़ी प्री बर्थडे का सरप्राइज देने का था। शहर खानजादा जैसे ही हवेली में एंटर हुआ, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। बहराम खानजादा को देखकर उसका दिमाग अब खराब होने लगा था। उसे बहुत सी बातों का इल्म हो गया था और बहराम खानजादा की अकल बहुत जल्द ठिकाने लगाने वाला था। लाउंज का मंजर कुछ यूं था कि पलवशा खानम गुस्से से सोफे पर बैठी हुई थी। उनकी सुरमई आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, जबकि इंशाल खान उनके पैरों में बैठी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। बहराम खानजादा और नाज़नीन खानम दूसरी जानिब सोफे पर बैठे हुए थे। आप मेरी मोरे हैं, किसी के कुछ भी कहने से मैं आपको मोरे पुकारना नहीं छोड़ूंगी। इंशाल खान पलवशा खानम के दोनों हाथ अपने नरम हाथों में लेकर इल्तिजा कर रही थी। या फिर जिद ये कहना नामुमकिन था, तुम्हारे मोरे कशमाला ने जो छोड़ा मेरी बहन के सीने पर घोंपा है, अब भी क्या तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी किसी और औरत की औलाद को कबूल करना आसान होता है? नाज़नीन खानम नफरत से फंकार रही थी। बहराम खानजादा कुछ देर पहले ही नाज़नीन खानम को हवेली अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि मिनहान खानजादा कल रात से हवेली से गायब था। मोरे आप कुछ बोले ना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझसे मुँह ना मोड़े, मुझे भी मोरे चाहिए। अब मैं आपकी धुतकार देने से आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इंशाल खानजादी पलवशा खानम के हाथों को चूमती नहीं थक रही थी। वो खुद भी रो रही थी और उन्हें भी रुला रही थी। जिंदगी का जो दर्द पलवशा खानम सह चुकी थी, उसके बाद उनका दिल और एहसास से खाली हो गया था। वो शायद दिल से मुर्दा हो गई थी, सिर्फ सांसें ही थी जो उनकी अभी भी वफादार थीं।
हटो मेरी दीदा से पीछे, इंशाल तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे बदजन हो गया है। तुम्हें एक माँ की हाय लगेगी, खुदा तुम्हें कभी भी आबाद ना करे, तुमसे भी कोई तुम्हारा शौहर छीन ले, तुम्हारा बेटा भी कभी तुम्हारी आनी बस कर दे, बहुत हो गया। उठो इंशाल ज़मीन से, क्यों तुम यहाँ पर बैठी हुई हो मेरी गुड़िया। इंशाल खान जो नाज़नीन खानम की बद्दुआओं पर उन्हें दहल कर देख रही थी कि शहरयार खानज़ादा का ज़ब्त फिर से टूटा था, वो लाउंज में दाखिल होता, अपने मोरे को शिकवा से देखता, रोती हुई इंशाल को ज़मीन से उठाकर अपने सीने से लगा गया। पलवशा खानम के सीने में दर्द सा उठा था, अपनी सगी बेटी वो अपनी बेलौस वफ़ाओं की सज़ा काटते हुए खो चुकी थी। शायद आज वो कशमाला की बेटी इंशाल के पीछे अपनी इकलौती औलाद अपना बेटा भी खो चुकी थी। वो कुछ भी कहे बगैर सोफे से उठी और अपने कमरे की जानिब दाखिल हो गई। लाला मोरे जा रही हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरी सिफारिश करें ना कि वो मुझे अपना लें। इंशाल खानज़ादी अपने लाला शहरयार खानज़ादा के सीने से लगी हुई फूट फूट कर रोती हुई बोल रही थी। बहराम खानज़ादा तो लॉन्च में ऐसे बैठा था जैसे उस सारे ड्रामे से मतलब ही ना हो, वो अपने आईफोन में किसी को टेक्स्ट करने में मसरूफ़ था। शहरयार, तुमसे तो अब मुझे कोई उम्मीद रही भी नहीं है, तुमने शहसवार लाला से ज़्यादा बड़ा गम दिया है अपने मोरे और आनी को। नाज़नीन खानम अपनी दीदा पलवशा खानम के कमरे में जाती हुई अफसोस से बोली थी। वो इंशाल को घूर रही थी। नाजो पुप्पो, मैं रात में आपको पिक करने आ जाऊँगा, अभी कहीं काम से जाना है मुझे। इससे पहले शहरयार खानज़ादा नाज़नीन खानम से कुछ कहता, बहराम खानज़ादा सोफे से खड़ा होता बोला था, ठीक है मेरे बेटे। नाज़नीन खानम उसे देखकर नर्म लहजे में कहती हुई कमरे में चली गई थी। मरियम खानम जो किचन से खानम बी के लिए सूप बनाकर लाउंज में दाखिल ही हुई थी कि अपने बेटे बहराम खानज़ादा को खुद को देखकर सोफे पर से उठ जाने पर उनका दिल टूटा था। वो उनका बेटा होकर भी उनसे दूर था। एक अरसे से उसने अपनी माँ से बात करना तो दूर उनका जिक्र भी नहीं किया था। वो खानज़ादा खानदान का बागी लड़का था जो इंतहाई ढीठ और जालिम था। वो जब बगावत करने पर आता था तो हर रिश्ता भूल जाया करता था। उसने आज इंशाल खान की तरफ एक आंख उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि उसे चाहिए था वो जो उससे मिल गया था। अब इंशाल को तंग करने का कोई मकसद नहीं बचा था। अब बहराम खानज़ादा के निशाने पर मिनहान खानज़ादा था। वो उसे इतना जज कर देना चाहता था कि मिनहान फट पड़े। रुको, तुमसे बात करनी है मुझे बहराम। शहरयार खानज़ादा उसे मरियम खानम को देखकर लापरवाही से हवेली से जाते देख सख्त लहजे में बोला था, लेकिन मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी लाला। अगर आप अपनी अप्पो के मुतालिक मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो। बहराम का गैर रुके लापरवाह लहजे में बोलता, हवेली का दाखिली दरवाज़ा अबूर कर गया था। लाला, क्या मोरे कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेंगी? मुझे कभी भी मोरे की अपनायत नसीब नहीं हो सकेगी। इंशाल खानज़ादी बेदर्दी से अपने आंसू साफ करती शहरयार खानज़ादा से इफ्तिसार करने लगी, ज़रूर करेंगी तुमसे मोहब्बत, तुम हो ही अपनायत के काबिल। मोरे को कुछ वक्त दो, उनका दिल बहुत नर्म है, वो मेरी मासूम सी गुड़िया को बहुत जल्द अपना लेंगी। शहरयार खानज़ादा एक उम्मीद से बोला था। वो इंशाल के ना रुकने वाले आंसू अपने हाथ से करता उसके बालों पर अकीदत से चूम गया। अब अप्पो जान, हाशिम मामू आज सुबह ही सवाद से यहाँ इस्लामाबाद के लिए निकले हैं। हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात हो जो आपको बेहद तकलीफ दे जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने लिए स्टैंड लेना सीखे। मैं आपको स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ, कमज़ोर नहीं। शहरयार खानज़ादा अपनी अप्पू मरियम खानम के निढाल बुझे हुए चेहरे को देखता हुआ उनसे मुखातिब हुआ था, बेटे तुम मेरी फिक्र मत करो, इंशाल की ज़िंदगी मेरे उस नाम के रिश्ते को बचाने के लिए दाव पर मत लगाओ। मैं अपने लाला के लिए कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि उनकी औलाद को उनके सबसे बड़े दुश्मन के हाथों रुस्वा होने से बचा सकती हूँ। मेरे लाला कमज़ोर पड़ गए थे अपनी बहन की वजह से अपने दुश्मन के आगे, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे लाला का बेटा भी कमज़ोर हो जाए उसी दुश्मन के सामने जिसने हमेशा से खून के रिश्तों को खून के आंसू रुलाए हैं। मरियम खानम इंशाल के सर पर हाथ फेरती टूटे लहजे में कहती खानम बी के कमरे में चली गई थी, जबकि शहरयार खानज़ादा का इरादा उनसे बात करने के बाद मज़ीद पुख्ता हो गया था। उसे अगर किसी से नफरत थी तो वो एक ही इंसान था जिसकी वजह से खानज़ादा खानदान टुकड़ों में तकसीम हो गया था। वो क्लास से जैसे ही फ्री होकर बाहर निकली, उसका इस्तकबाल तेज़ बारिश ने किया। उसके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। उसने रुहेल अंसारी को कॉल पर अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद बुलाना था, लेकिन उसका मोबाइल बंद हो गया था और इस वक्त तेज़ बारिश होने की वजह से चुलबुली सी ईशा बेहद परेशान हो गई थी। कुछ देर पहले ही मशाइम ने उसे कॉल की थी और लेकिन वो उनके साथ बाहर जाने से इनकार कर गई थी, क्योंकि आज उसकी 3 क्लासेस बैक टू बैक होनी थी। रयान भी फिर ऑफिस की दूसरी ज़रूरी फाइल्स का काम कंप्लीट करने में मसरूफ़ हो गया था। ईशा को किसी का भी नंबर याद नहीं था जो वो किसी से मदद मांग लेती। उसने रयान को भी मना कर दिया था और रुहेल अंसारी को भी फ्री होकर कॉल करने का कहा था, लेकिन अब वो क्या करे, इतनी तेज़ बारिश में कैसे जाए। उसके साथ साथ ही शानज़े खानज़ादी भी क्लास से निकली थी। उसे लेने के लिए आहट टाइम से पहले ही पहुँच गया था, क्योंकि वो एक बार फिर उस हसीना का दीदार करना चाहता था। यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो गई थी, सभी स्टूडेंट्स ही चले गए थे।
जबकि ईशा वेटिंग एरिया में परेशानी सी खड़ी थी। जबकि शानजे की नज़र उस पर पड़ी। ईशा, क्या हुआ, परेशान क्यों है? शानजे ने उसको तकरीबन रोने की तैयारी करते देखती उसके पास जाती शेड के नीचे खड़ी होती हुई बोली थी। उसके लहजे में बहुत खुलूस था। मोबाइल फ़ोन डेड हो गया, अब मैं पापा को कैसे बोलूँ मुझे पिक करने आ जाए। ईशा और शानजे एक ही क्लास में पढ़ती थी। वो दोनों तकरीबन 2 माह से एक दूसरे को जानती थी क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप में थी और अच्छी खासी बातचीत हो जाया करती थी। अगर यूं कहा जाए कि वो दोनों दोस्तें थी लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थी क्योंकि उनकी दोस्ती को सिर्फ 2 माह ही हुए थे। तो मेरे मोबाइल से कर लो उन्हें कॉल। शानजे बैग से अपना मोबाइल निकाल कर उसके सामने करती बोली थी। वो ऐसी ही थी, हर किसी के साथ मुखलिक, सबकी मदद करने वाली। नंबर भी याद नहीं है मुझे पापा का, और भाई भी अपने किसी ज़रूरी काम में बिजी हो गए हैं। मैं अब क्या करूँ, इतनी तेज़ बारिश है और अकेले जाते हुए भी डर लग रहा है मुझे। ईशा भीगी हुई आवाज़ में बोली थी। वो शरारती थी लेकिन बहादुर नहीं। जहाँ भी आती जाती थी अपने भाई रयान अंसारी के या फिर रुहेल अंसारी के साथ ही जाती थी और उसे ठीक से यूनिवर्सिटी का रास्ता भी अभी मालूम नहीं हुआ था। उसे सिर्फ अपने घर का एड्रेस पता था। वो मशाइम के साथ उठने बैठने के बावजूद भी उसकी तरह निडर नहीं थी क्योंकि वो तुर्की में रही थी। ईशा से 1 साल छोटी होने के बावजूद भी वो बहुत बेखौफ सी लड़की थी। उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था। अगर मेरी प्यारी कदम मशाइम होती तो वो ज़रूर कुछ कर लेती। ईशा हर मुश्किल में मशाइम को याद करके रोना शुरू हो जाती थी। उसने आंसू बहाना शुरू कर दिए थे क्योंकि शाम होने वाली थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बल्कि वो और ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। ऐसे में वो अकेली यूनिवर्सिटी में कब तक रहती। ईशा ने चिकन का वाइट कलर का कुर्ता और वाइट ही कैपरी पहनी हुई थी जबकि पिंक कलर का प्रिंटेड दुपट्टा कंट्रास्ट में लिया हुआ था जो उसने अपने गले में लिया हुआ था। शानजे उसे रोते देखकर अभी उसे कुछ कहती जब उसके मोबाइल पे अहद खानज़ादा की कॉल आने लगी। लाला आ रही हूँ बस 2 मिनट में। वो अहद से बात करके फ़ोन काटती रोती हुई ईशा से मुखाती हुई, ईशा आपकी कज़न मिशाइम नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, आई कैन हेल्प यू। आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको अपने लाला से बोलकर ड्रॉप करवा दूंगी। शाम होने लगी है, आप यहाँ अकेली हो, बाकी सब स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं और पता नहीं आपको कोई पिक करने आए भी या नहीं। बारिश की वजह से सिग्नल्स भी ड्रॉप हो रहे हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। शानजे उसके खुशदिली से बोली थी। वो वाकई उसकी मदद करना चाहती थी। मामा तो नाराज़ हो जाएंगी और बहुत डांटेंगी मुझे कि मैं क्यों किसी और के साथ आई हूँ, पापा को पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया मैंने। ईशा अब अपनी माँ सादिया अंसारी की नाराज़गी के खौफ से और ज़्यादा परेशान होने लगी थी। ओहो, मैं आपकी मामा से बात कर लूँगी, आ जाएं आप, मेरे लाला मेरा वेट कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलें। ईशा फिर से अहद खानज़ादा की कॉल आती देखती फिर से ईशा से बोली थी, ओके मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, थैंक यू। ईशा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और शानजे जिस इखलाक से उसकी मदद करना चाहती थी वो उसके साथ जाने को तैयार हो गई थी। शानजे अबाया पहने हुए थी जिस पर उसने प्रॉपर हिजाब लिया हुआ था। वो अपने पर्दे का खास ख्याल रखा करती थी। ईशा उसके साथ आते ही आगे बढ़ी थी। वो पहली बार किसी और की गाड़ी में बैठने वाली थी। इससे पहले ईशा हमेशा अपने पापा और भाई के साथ ही गई थी। पहली बार लिफ्ट लेते हुए उसे अजीब सा लगा था। उसकी प्रेजेंटेशन भी बस ठीक ही हुई थी। सुबह से सर में दर्द था और आज कैंटीन में भी नहीं गई थी क्योंकि क्लासेस की वजह से टाइम ही नहीं मिला था। शानजे गुड़िया कहाँ रह गई। अहद खानज़ादा शानजे को देर से बाहर आने पर परेशान होता। तेज़ बारिश में अपनी चमचमाती हुई वाइट लैंड क्रूजर से बाहर निकलकर उसके पास फौरन आया था क्योंकि वो छुट्टी होते ही मिनटों में बाहर आ जाया करती थी। अहद की गाड़ी से बाहर निकलते ही एक गार्ड अपने हाथ में छतरी पकड़े उसके साथ आगे बढ़ा था। अहद खानज़ादा अपने यूनिफॉर्म में मलबूस था। उसके गार्ड दूसरी गाड़ी में थोड़े फासले पर मौजूद थे। अहद खानज़ादा अभी शानजे से बोल ही रहा था कि उसकी नज़र शानजे के पीछे यूनिवर्सिटी के गेट से निकलती उस हसीना पर पड़ी जिसे उसे पहली नज़र का इश्क हुआ था। वो उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही अपनी बात ही भूल गया था। जब अहद खानज़ादा ने एक सरसरी सी निगाह से ईशा का ऊपर से नीचे जायज़ा लिया और उसे लगा उसकी शरियानें गुस्से से फट जाएंगी। शदीद गुस्सा उसके जिस्म को गर्मा गया था। ईशा बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके नाजुक मखमली जिस्म के साथ चिपके हुए थे। अहद खानज़ादा की हनी कलर आइज में सुर्ख डोरे पढ़ना शुरू हो गए थे। उसका मुंह रेड होने लगा था। लाला, ये मेरी फ्रेंड है ईशा, इनका मोबाइल डेड हो गया है, क्या हम उन्हें आज ड्रॉप। शानजे अपनी फ्रेंड को लेकर जल्दी गाड़ी में बैठो। अहद की आवाज़ में गुस्सा और रोब था जिसे शानजे के साथ साथ ईशा ने भी महसूस किया था। वो तो उसे एक नज़र देखकर ही पहचान गई थी कि सुबह वो जिस लोहे से टकराई थी वो शानजे का लाला था जिससे वो अभी लिफ्ट लेने वाली थी। उसे अब पहले से ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगी थी। उसने जिस टून में अपनी गलती होने के बावजूद जो सारा इल्ज़ाम अहद पर डाला था और जिस तरह अखलाक से वो पेश आया था, ईशा तो चुल्लू भर पानी में गिर जाना चाहती थी। वो सुबह कमीज शलवार में मलबूस था लेकिन अभी उसने अपना आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था।
उसकी यूनिफॉर्म पर लगे बैज को देखकर ईशा उसका नाम जान गई थी, कैप्टन अहाद खानजादा। वो पश्तून मासूम नकुश वाला बेहद हैंडसम लड़का था। उसकी सुर्खों सफेद रंगत, नीली फूली हुई रगें, घनी मुड़ी हुई पलकों वाली शहद रंग आंखें, और वो भला का हैंडसम था। ईशा उसकी काटदार नजरों को खुद में बेबस होते हुए महसूस कर रही थी। यूनिवर्सिटी में और भी बहुत से लड़के थे, लेकिन जिन नजरों से उसे ये फौजी घूर रहा था, जो अपने कपड़े देखकर खुद में शर्मिंदा होने लगी थी। अहाद खानजादा को हद दर्जे का गुस्सा आया था। उस लड़की पर फिलहाल कोई हक ना था, वरना वो उसकी चमड़ी निकाल देता। इस किस्म की लापरवाही की वजह से वो कितनी खूबसूरत थी, किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। अहद खानजादा उसकी अकल ठिकाने लगाने का सोच चुका था। शानज़ेह और ईशा दोनों ही अहद खानजादा की गाड़ी में बैठ चुकी थी, जबकि वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। ईशा चोर नजरों से व्यू मिरर से नजर आती अहद खानजादा की शदीद सुर्खी माइल आंखें देखकर पता नहीं क्यों खौफजदा हो रही थी। अहद ने शदीद तेवरी लिए मिरर में जैसे ही देखा, ईशा डर कर फौरन गाड़ी से बाहर देखने लगी। ईशा, मैं आपसे पूछना भूल गई, आपका घर कहाँ है? शानज़ेह रिलैक्स अंदाज में ईशा से इफ्तिसार करने लगी। अहद खुद को कूल डाउन करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ईशा का एड्रेस बताने पर वो उसके घर को जाती मेन रोड पे गाड़ी तेजी से दौड़ाने लगा। हक मलकियत होता तो आज मिस ड्रामा क्वीन को वो चलने के काबिल नहीं छोड़ता, जो उसकी कदर इस कदर लापरवाह थी कि अपने हुस्न छुपाना ही नहीं जानती थी। तुमसे मुलाकात तो मैं आज की रात ही करूंगा, जो तुम सारी रात नहीं भूल पाओगी। वादा रहा ये अहद खानजादा का तुमसे। वो अपने दिल में सोचता, एक नज़र फिर से व्यू मिरर में उसे देखता, जो आंखें झुकाए किसी सोच में घूम बैठी थी। छोटी ही अभी प्यार से समझा दूंगा, अगर ना मानी तो फिर इसको बेड से उतरने के काबिल भी नहीं छोड़ना। अहद खानजादा अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था जब शानज़ेह ने उसे पुकारा। लाला जान, मुझे भूख लगी है। आज 3 क्लासेस बैक टू बैक हुई हैं, जिनकी वजह से मैं कुछ भी क्या खाना है? मेरी गुड़िया ने अपनी फ्रेंड से भी पूछ लो। अहद खानजादा अपना लहजा नरम करते हुए बोला था। नहीं नहीं, थैंक यू, मुझे कुछ भी ओके, मैं कुछ भी ऑर्डर कर देता हूँ। अहद खानजादा ईशा के इनकार करने से पहले ही गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने पार्क करता हॉर्न पर हाथ रख गया। ईशा तो आज खुद पर हैरान हो रही थी, जो कुछ गलत ना करके भी अजीब अजीब सा फील कर रही थी। क्रेक फौजी कहीं का, शक्ल से तो इतना पोलाइट लगता है, तमीज़दार और मासूम, लेकिन देखो तो ज़रा एटीट्यूड ही नहीं समझ आ रहा। मेरी तौबा, जो आइंदा किसी फौजी की गाड़ी में बैठी भी तो ये तो घूर घूर कर ही बंदा शहीद कर दें। ईशा दिल ही दिल में पता नहीं क्या कुछ सोचने में लगी हुई थी जब उनका ऑर्डर भी आ गया था। अहद खानजादा ने 2 जिंगर बर्गर ऑर्डर किए थे शानज़ेह और ईशा के लिए, जिनके साथ उसने कैडबेरी शेक भी ऑर्डर किए थे। ये लो गुड़िया, अपनी फ्रेंड को भी दो। अहद खानजादा शानज़ेह को पार्सल पकड़ाता वापस से गाड़ी ड्राइव करने लगा था। उसे ऑफिस से कॉल आना शुरू हो गई थी। वो जल्दी से ईशा को घर ड्रॉप करने के बाद शानज़ेह को हवेली पहुंचाकर फिर अपने काम पर जाने वाला था। दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा है, एक सुकून और एक खुशी सी महसूस होने लगी थी। उसके 2 साल की तलाश उसे इनाम बनकर मिल गई थी। अब वो उसे खुद से कहीं भी दूर जाने देने वाला नहीं था। बहराम खानजादा अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठा सिगरेट पीता, उससे अपने सीने में लगी हुई आंख से जल रहा था। वो तो अपने माँ बाप को अपनी पैदाइश से पहले ही खो चुका था। किस तरह से उसने अपना बचपन गुजारा था, ये सिर्फ वही जानता था। उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए कोई भी जज्बा बाकी नहीं रहा था। वो बागी औलाद बन चुका था, अपने उसूलों पर चलने वाला। जिन लोगों की वजह से वो पैदा भी किसी यतीम की तरह हुआ, वो उन सब से शदीद नफरत करता था। उसके सीने में नफरत और आग के दरिया थे, जो उसको किसी हैवान में तब्दील कर देते थे। उसे अंसार खान से कोई सरोकार ना था। उसका दोस्त भी छीन चुका था, जो अब उसका जानी दुश्मन बन चुका था। कब तक खामोश रहोगे? कुछ तो ऐसा है जो तुम और मिनार हम सबसे छुपा रहे हो। कसम खाता हूँ, जिस दिन भी मुझे कोई एक ऐसा सुराग मिल गया जो खानजादा खानदान की सो कॉल्ड रस्मों और रिश्तों के मुखालिफ हुआ, तो मैं बहराम खानजादा हैवान बनकर सब पर टूट पड़ूंगा। वो अपनी गाड़ी में बैठा जोर से चिल्ला रहा था। उसके दिल में उसकी रूह में बसा गुबार उसको शायद इंसानियत के दर्जे से भी गिराने वाला था। अहद खानजादा ईशा को उसके घर ड्रॉप करने के बाद शानज़ेह को हवेली छोड़ता वापस से गाड़ी में आकर बैठा, तो उसकी नज़र पिछली सीट पर मौजूद ईशा के मोबाइल पर पड़ी। वो ईशा के हाथ में मोबाइल देख चुका था, इसलिए फ़ौरन ही पहचान गया। वो पागल लड़की अहद खानजादा की घूरियों की वजह से जल्दी जल्दी में गाड़ी से उतरने के चक्कर में अपना मोबाइल तक भूल गई थी। इतना भी क्या भूल लिया था मैंने, जो अपना मोबाइल ही भूल गई है। चलो कोई नहीं, एक बहाना और सही, दीदारे यार का। हम तो खुदा से मांगते हैं आपसे मुलाकात नसीब हो। अहद खानजादा उसके क़यामत के सरापे को याद करके एक बार फिर से अपना खून उबलते हुए महसूस कर रहा था। ईशा का घर वो देख चुका था, लेकिन उसे खुद से एक मोबाइल देने के बहाने जाना बेहतर नहीं लगा। लेकिन अब वो क्या करे उसके मोबाइल का? रात तो मैडम के ढीले नट कसने हैं, कल सुबह शानज़ेह को दे दूंगा। ये मोबाइल ही तो आज उसके मेरे करीब होने का बहाना बनाया। अहद ईशा के मोबाइल को अपनी गाड़ी में ही चार्ज पे लगाता गाड़ी ड्राइव करने लगा था। उसने अब रात के वक्त ही
हवेली आना था, मगर पहले वो मुलाकाती यार के शौक में था। ईशा जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, सबसे पहले वो ड्रेसिंग रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। देखो तो ज़रा मेरे मुंह पर कोई बैड न्यूज़ तो नहीं, लेकिन जो वो फारिग कैप्टन हर बार ही घूर रहा था। हद होती है किसी लड़की को डराने की भी, कोई शरारत भी नहीं की मैंने, शायद सुबह वाली टक्कर का बदला ले रहा था। घूरने की मशीन। ईशा आईने में देखकर मुंह के जावे बिगाड़ती खुद से मुखाती थी। वो जिस टाइम अपने घर पहुंची उस वक्त सादिया अंसारी गेस्ट रूम में किसी मेहमान के सामने बैठी हुई थी, इसलिए वो शानजे से जल्दी जल्दी में ही मिल सकी। उसने ईशा को डांट से बचा लिया था और अब वो ईशा की अच्छी सहेलियों की लिस्ट में शामिल हो गई थी। वो वॉशरूम में जाकर क्विक शावर लेती, ब्लैक एंड व्हाइट लाइनिंग वाले ट्राउजर के साथ हाफ स्लीव्स ब्लैक शर्ट पहनती, अपने स्याह बालों को ड्राई करने लगी। उसने बर्गर गाड़ी में नहीं खाया था, सिर्फ कैडबरी शेक पिया था। ईशा को आज कुछ ज़्यादा ही थकन हो रही थी, शोल्डर्स में पेन हो रही थी और सबसे ज़्यादा उसे दर्द अपनी कमर में हो रहा था। आज का दिन ही उसे मनहूस लग रहा था। वो छोटे छोटे थके हुए कदम उठाती, सोने के लिए बेड पर लेट गई और कब उसकी आंख लगी उसे पता ही ना चला। मामा देखें, ये अच्छा लग रहा है ना। मशाएं वाइट कलर की पैंट पर फिटिंग वाली पिंक ऑफ शोल्डर शर्ट पहनती बहुत प्यारी तैयार हुई थी। उसने अपने सुनहरी बालों पर लूज कर्ल्स डाले हुए थे, हिजल आंखों में भर भर कर काजल लगाया हुआ था, जबकि लंबी घनी पलकें मस्कारे के कोट से और भी ज्यादा लंबी लग रही थी। उसकी आंखें कातिलाना लग रही थी। गुलाबी होठों पर शाइनी पिंक लिप ग्लॉस लगा हुआ था। उसने गले में बेहद स्टाइलिश सा डायमंड का बटरफ्लाई वाला पेंडेंट पहना हुआ था, जो उसकी 17 बर्थडे पर उसके बाबा सरार साहब ने उसे गिफ्ट किया था जब वो लोग तुर्की में रहते थे। मशाइन ड्रेस चेंज करवा कर अपना ये पाकिस्तान है, यहाँ इस तरह की ड्रेसिंग करने वाली लड़कियां जजमेंट की पीक पर होती हैं और तुम्हारे बाबा भी गुस्सा करेंगे। महविश बेगम अपनी बेटी के उसूल से वाकिफ थी। वो अब बड़ी हो गई थी, उसे अब खुद को ढांप कर सबसे छुपा कर रखना था, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान में थे, यहाँ उनको एहतियाती बरतनी थी। क्यों मामा, पहले तो बाबा ने कभी नहीं डांटा, तो आज क्यों डांटेंगे? और आपको पता है ना, मुझे ऐसी ही ड्रेसिंग करनी आती है और हम इस्लामाबाद में हैं, यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी ही तो ड्रेसिंग करती हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बोल्ड। मशाइम चमकती आंखों से अपना फाइनल लुक मिरर में देखती हुई महविश बेगम से बोली थी।